डीवीसी पर लगाया मनमानी का आरोप। मामले में बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया, अब शब्दों पर जताई आपत्ति। आरजेडी एमएलसी ने सीएम से पूछा सवाल पूछने पर हुई गहमा-गहमी। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज ने दी प्रतिक्रिया। पटना में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, मृतक डॉक्टर को बनाया सिविल सर्जन। विधायकों ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। सोरेन सरकार को घेर रहा विपक्ष, नियोजन नीति को लेकर खड़े किए सवाल। सरकार पर नौकरी देने के वादों से पलटने का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सुर्खियों में बने रहने के लिए सियासतदान जैसे लगता है हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उनके बोल बिगड़ जाते हैं तो कभी उनके कारनामे अचरज में डाल देते हैं। आरजेडी विधायक का ऐसा ही कारनामा बिहार विधानसभा में देखने को मिला। आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर जांचने के लिए बीपी मशीन लेकर सदन पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट में। चाचा गुस्सा जाते हैं, इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है। एमएलसी सुबोध पर भड़के नीतीश कुमार। आरजेडी विधायक बीपी मशीन के साथ पहुंचे सदन। नीतीश का जांचेंगे ब्लड प्रेशर। सियासत में सुर्खियां बटोरने के लिए सियासतदान क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो हटकर होता है। ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला पटना में, जब एक विधायक साहब बीपी मशीन को लेकर विधानसभा पहुंचे। दरअसल कल बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय पर नीतीश कुमार के भड़कने के बाद आज महुआ से आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन हाथ में बीपी जांचने की मशीन और आला लेकर विधानसभा पहुंचे। बीपी बढ़ने से आया नीतीश को गुस्सा। डॉक्टर होने के नाते चाचा की चिंता। विधायक के हाथ में बीपी मशीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचरज में पड़ गए। इसको लेकर जब आरजेडी विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुखिया आजकल काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, इसलिए बीपी जांचने वाली मशीन लेकर पहुंचा हूं। विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि नीतीश कुमार का गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मालूम पड़ता है। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते वह आज बीपी और आला लेकर पहुंचे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी के ब्लड प्रेशर की जांच की जा सके। जी आज विधानसभा पे आए, बिल्कुल नए सदस्य को पर ये बीपी मशीन क्यों लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। हम लोग कामना करते हैं, चूँकि हम लोग के अभिभावक हैं और वो लगातार जो है जब से 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं तब से उनका गुस्सा जो है वो चरम पर रहता है। शराबबंदी को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा। शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग। शराब कारोबारियों को मिले वैकल्पिक रोजगार। वहीं आज बिहार विधानसभा में मद्य विशेष और उत्पाद विभाग से संबंधित विषयों पर परिचर्चा हुई और बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी विधायक ने सदन के बाहर जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। एक और आरजेडी विधायक ने शराबबंदी कानून में संशोधन और सुधार की मांग रखी, तो वहीं दूसरी ओर माले विधायक ने शराब के कारोबार में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने की मांग की है। और बिहार विधानसभा में उत्पाद विभाग यानी एक्साइज
और जो मद्य निषेध विभाग के बजट पर वाद विवाद होना है और उससे बाद पीडीएस सिस्टम भी बात होनी है। तो अभी इस वक्त जो माले के तमाम विधायक हैं इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली की बात हो, पीडीएस सिस्टम में उसको जनरलाइज करना हो, और खास करके इस बात जो शराबबंदी के नाम पर लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बहुत गहमा गहमी होने की बात है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर लागू है और बिहार में लागू नहीं है। हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ माले के विधायक हैं। बताइए, आज शराबबंदी का मामला है कि आज मद्य निषेध, ऊर्जा और खाद्य संरक्षण का मामला है, वाद विवाद है। हम लोग आज सवाल उठाने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये क्या हो गया आपको? आप पर भाजपा का नशा क्यों छा गया? आज भाजपा के एजेंडा को क्यों लागू कर रहे हैं? आप गरीबों को, दलितों को क्यों लाखों लाख शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूस रहे हैं और दलितों को, गरीबों को ही आप फांसी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी शराब माफिया को आपने कटघरे में खड़ा नहीं किया। आपकी पुलिस ने किसी हवेली के अंदर रेड नहीं किया। इसलिए हमने मांग रखा है कि आप जो माझी टोला पर हमले कर रहे हैं ये हमले बंद कीजिए और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब कभी थे उनका वैकल्पिक रोजगार आपने क्यों नहीं किया? उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा और साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं, यहाँ तक कि जेल में भी नहीं है। जब कोई दरोगा 10 लड़का को शराब के आरोप में जेल भेजता है वो तो कंप्लीट है कि यही शराब के नशे में है, नशा मुक्त, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र आपने कहीं खोला नहीं। इन तमाम सवालों को लेके जो बिजली का सवाल है, जो गरीबों को मुफ्त देने की बात है, आज गरीबों को बिजली मुफ्त नहीं दी जा रही है। आज जो जन वितरण प्रणाली के तहत जो डीलरों का लूट हो रहा है, ये गरीबों का जो अनाज जो पेट में लात मारा जा रहा है, इनके खिलाफ हम लोग जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए, आप कि रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इनके स्कूल में सैकड़ों कार्टून जो है शराब पकड़ी गई, अंग्रेजी दारू, और एफआईआर भी हुआ। लेकिन जिनके मालिक हैं ये, लेकिन स्कूल के जो है कर्मियों पर आरोप मढ़ करके ये मुक्त हो गए। तो नीतीश जी इसकी जांच कराएं। बड़े लोगों को आप माफ़ी दे रहे हैं, जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, व्यवस्था अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं और गरीबों को आप पकड़ करके जेलों में बंद रहे हैं, उनको फांसी दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप इसको ठीक कीजिए। अगर आपको रेड मारनी है तो हवेली और महलों में भी मारिए, जहाँ से अंग्रेजी शराब का बड़ा कारोबार हो रहा है, उसको छोड़ करके ये खाना पूर्ति के लिए कि हम माने फांसी दिलवा दिए शराब माफिया को, क्या तमाशा है। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के औचित्य पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों पर लागू है और वास्तव में कहीं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है और शराब आमतौर पर बिक रही है। हमारे साथ युवा विधायक है माले के। आज पीडीएस सिस्टम पर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, पीडीएस सिस्टम को हम लोग तो एक सर्वव्यापी बनाया जाए, हर किसी के लिए पीडीएस सिस्टम रखा जाए और पीडीएस सिस्टम के अंदर जो करप्शन है, जो सत्ता संचालित करप्शन बेसिकली ज़्यादा है, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जो अधिकारी हैं उनका पैसा बंधा हुआ है और जो खामियाजा है वो नीचे जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। तो पीडीएस सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो पीडीएस चलाने वाले लोग हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उनको भी सुने, है ना, और फिर एक व्यवस्थित तरीके से पूरे बिहार के लोगों को सरकार अनाज मुहैया करवाए। लेकिन सरकार का जो नीयत है, मनसा जो है, उस पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अभी पीडीएस के माध्यम से जनता को राशन पहुंचाने के बजाय उनका ध्यान अब इस बात पे चला गया है कि राशन जो है, चावल जो है, उससे कैसे इथेनॉल बना लिया जाए। जो देश इतना ज़्यादा भुखमरी के कगार पे है, 103वें नंबर पे इसका स्थान आता है हिंदुस्तान का भुखमरी के मामले में, बिहार उसमें और भी पिछड़ा हुआ राज्य है। वहाँ पे सदन के अंदर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही इस बात के लिए कि हम खाद्यान्न सामग्री से इथेनॉल बनाने जा रहे हैं, यानी दारू बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका मतलब है कि जो खाद्यान्न पदार्थ से, यानी जो मक्के से, चावल से जो एथेनॉल बनाने की बात है, कहीं ना इनको लगता है कि वो राशन गरीबों के पेट में जाना चाहिए, क्योंकि पीडीएस सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सदन के अंदर राजद हो या माले हो या जितने विपक्षी दल हैं, शराबबंदी का आज मुद्दा है, मद्य निषेध विभाग का आज बजट पर चर्चा होनी है। ऐसे में सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर काफ़ी गहमा गहमी की उम्मीद है और सदन के बाहर ये दिख भी रहा है। पटना से कैमरा पर्सन सतऋषि के साथ मैं शशांक। और बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया जो कि इस दुनिया में नहीं है।
मृत डॉक्टर को अस्पताल की जिम्मेदारी दे डाली है। पूरा मामला क्या है जानिए आप रिपोर्ट में। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मृत डॉक्टर का किया प्रमोशन, मृतक को बना दिया शेखपुरा का सिविल सर्जन। 1 महीने पहले ही डॉक्टर की हो चुकी है मृत्यु। बिहार में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक मृतक को स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी दे दी जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी 1 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने उस मृतक को सिविल सर्जन बना दिया। दरअसल ये मामला शेखपुरा का है, जहां रोहतास जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज में तैनात पीएससी प्रभारी राम नारायण राम के निधन के बावजूद उन्हें शेखपुरा का सिविल सर्जन बना दिया, जबकि उनकी मृत्यु पिछले महीने 7 फरवरी 2021 को लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और मृतक डॉक्टर राम नारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाने के लिए पत्र भेज दिया गया। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का आया बयान, दोषियों को भेज दिया गया है नोटिस। वहीं मामले के उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामले से संबंधित अधिकारियों की सफाई भी निकल कर आई है। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि डॉक्टर का तबादला पहले ही हो गया था और उनकी मृत्यु हाल में हुई है। जो जानकारी वरिष्ठ पदाधिकारी की ओर से विभाग को मिलनी चाहिए थी, वो जानकारी उन पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई। जो पदाधिकारी दोषी है उन्हें नोटिस भेजा गया है और तत्काल में दूसरे पदाधिकारी को सिविल सर्जन की जगह का प्रभार दिया गया है। सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारियों तक जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ की गई है और जो शेखपुरा सिविल सर्जन का पद है वहां तत्कालीन रूप से वहां के जो एससीएमओ हैं उनको प्रभार दे दिया गया है। सदन में भी उठा मृत डॉक्टर के तबादले का मामला। वहीं दूसरी ओर सदन में विपक्ष ने भी मृत डॉक्टर के तबादले का मुद्दा उठाया और सरकार पर जमकर हमला बोला। शेखपुरा से आरजेडी विधायक विजय सम्राट का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कारनामा पहले भी देखा गया है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी में लगता है दबाव में काम कर रहे हैं और क्या क्या स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, उनको समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि जनता तो उनको देख रही है, गद्दी बैठाया है। इसलिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, इसी तरह हरकत करते रहेंगे तो लोग का इलाज होना मुश्किल है। डॉक्टर का पोस्टिंग हो रहा है, सिविल सर्जन का पोस्टिंग हो रहा है। ये कैसा सरकार है? अस्पताल बीमार है, मरीज लाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और फिर भी कहते हैं कि नीतीश कुमार है। अरे कैसा नीतीश कुमार जी का राजपाट चल रहा है? जो डॉक्टर जो है वो मृत डॉक्टर का जो है वो पोस्टिंग हो जा रहा है सिविल सर्जन शेखपुरा के पद पे। मामला है सिविल सर्जन शेखपुरा का। डॉक्टर राम नारायण राम का वहां पोस्टिंग किया गया है। कल ही दिनांक 8/3 को इनका गृह जिला भोजपुर है, वरीयता क्रमांक 5822 है। चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज रोहतास में पहले ये थे। इनका शेखपुरा पोस्टिंग किया गया है, जबकि इनकी मृत्यु फरवरी में ही कोरोना से हो गया है। अब मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मृत से भी सरकार काम लेना जानती है, यही सरकार का होता है। आप सोच सकते हैं जी क्या हाल है। बहरहाल बिहार की सरकार ने अपनी भूल सुधारते हुए शेखपुरा में डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को नए सिविल सर्जन के रूप में तैनात कर दिया। लेकिन सवाल यही कि इतनी बड़ी लापरवाही इतने जिम्मेदार विभाग में कैसे हो गई। अब देखना होगा कि सरकार उन दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट VIP न्यूज।
और रांची के कोतवाली थाने के अपर बाजार इलाके में हुई मॉब लिंचिंग का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। राज्य में क्या मॉब लिंचिंग का मामला क्यों पक्ष पर विपक्ष है हावी और क्यों छिड़ी है ये बहस, देखिए रिपोर्ट में। ट्रक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। सदन में उठा मॉब लिंचिंग का मामले को धर्म के चश्मे से देख रही है सरकार, विपक्ष। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, बीजेपी। मॉब लिंचिंग में युवक सचिन की मौत का मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग अब लेने लगा है। राज्य के राजनीतिक दलों ने इस मामले को धार्मिक रूप में बदलने की कोशिश अब शुरू कर दी। बीजेपी ने इस मामले में सत्ता पक्ष पर धर्म के चश्मे से देखने का आरोप लगाया। साथ ही विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया और जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और माले विधायकों ने सचिन की मौत का मामला उठाया। साथ ही हेमंत सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। देखिए, आज सारे रांची के अखबार को आप देखें, सचिन वर्मा नाम का इस युवक का जो हत्या हुई है, ये 4 घंटे तक उनको बंधा बना के रखा गया, मारा गया और पुलिस के संरक्षण में हाजत में भी मारा गया उसको। अब पुलिस के कस्टडी में उनकी मौत हुई है। इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार के समय में इस तरह के झूठे आरोप लगाए जाते थे। आज जो नेता सदन में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं हेमंत जी की सरकार से कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है इस राज्य में, लगातार हत्या के मामले और पुलिस के संरक्षण में कस्टडी में मौत होना, कहाँ गई आपकी नैतिकता? बड़े बड़े लंबे भाषण मारते थे आप। लगातार रांची की ये हालत है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में जब देखेंगे स्थिति और भी विकट होने जा रही है। इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। सरकार में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही है। लगातार जवानों की हत्याएं हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है। सरकार बेलगाम हो गए हैं। दुखी मन से आपको कह रहा हूं कि ये सरकार निरंकुश है, सरकार की पुलिस निरंकुश है। अब एक नौजवान की मौत हो जाती है इस आरोप में कि उसने चोरी की है, सजा कानून देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की एक घटना घटी थी जब तबरेज अंसारी की मौत हुई थी, तो सारा का सारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ने सर आंखों पे उठाया था। आखिर आज वो चुप क्यों है? आज सरकार चुप क्यों है? एसपी साहब सिर्फ यह कहकर कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, पीछा नहीं छुड़ा सकते। जिस तरह से मौत हुई है गोलू वर्मा की, वह हिला कर रख रही है झारखंड। वो झारखंड के शासन तंत्र का पोल खोलने के लिए काफी है। अब सरकार क्या करेगी? 10-5 लाख मुआवजा की घोषणा करेगी। 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज। एसएसपी ने दारोगा और जमादार को किया निलंबित। दूसरे थाने का इंस्पेक्टर बना आईओ। जिस घटना को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है वो घटना रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाली के अपर बाजार इलाके में चोरी के आरोप में सचिन नामक युवक की पीट कर सोमवार को हत्या कर दी गई थी। मामले में सचिन की मां के बयान पर 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा रांची एसएसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के दारोगा वैभव सिंह, जमादार विजय शंकर सिंह और जमादार विश्राम तिग्गा को निलंबित कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए केस का आईओ दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को बनाया गया। वहीं विपक्ष के द्वारा उठाए गए मामले पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति न करने की बात कहते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है। जांच का विषय है, जांच कर रही है। यदि गलत हुआ होगा तो इरफान अंसारी आगे आएगा। कोई भेदभाव नहीं है। सम्मान जिस तरह से तबरेज अंसारी के साथ खुलेआम भाजपा के कार्यकर्ता उनको मारा, यदि हमारा कोई कार्यकर्ता उसको मारा होगा तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। ये लोग जाति और धर्म के आधार पर इनका दृष्टिकोण है राजनीति करने का। हमारा दृष्टिकोण है मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का। हम ये नहीं देखते हैं
कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि जैनी हैं कि बौद्धिस्ट हैं कि बनिया हैं। हम ये देखते हैं कि पहले हम इंसान हैं, इंसान थे, इंसान रहेंगे, इसलिए इंसान की खिदमत करनी है। इसलिए हमारा सोच जो है ये जात और धर्म पर आधारित नहीं है। और किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो सरकार नियम संगत विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, मजबूती से करेगी। ना हम किसी को बचाने वाले हैं और ना हम किसी अन्याय के पक्षधर रहेंगे। इसलिए जहां पर भी कोई भी काम होगा उसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। यदि कोई भी काम अमानवीय होगा, कोई भी काम ऐसा कृत्य होगा जिस कृत्य को लेकर संविधान हमको इजाजत नहीं देता है, तो सरकार संविधान सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। रांची में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी दोषियों की भी खोज की जा रही है। लेकिन बीजेपी के द्वारा इसे धार्मिक मुद्दा बनाने का असर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। रांची से सहयोगी विशाल के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। और उधर जेईई मेंस के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और इस बार झारखंड के विद्यार्थियों ने भी परीक्षा में अपना परचम लहराया। झारखंड के नाम रोशन करते हुए राजधानी रांची निवासी वत्सल जैन ने झारखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सेकंड टॉपर वत्सल जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने दिखाया। इस वक्त मौजूद हम राजधानी रांची में और राजधानी रांची का एक ऐसा हिस्सा जो हम आपको दिखाने वाले हैं वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को, क्योंकि कोरोना काल में अगर पढ़ाई जगत की बात करें तो सारे कुछ प्रभावित हुए थे, लेकिन झारखंड में एक शख्स ऐसा भी है जिन्होंने अपना कह सकते हैं कि पढ़ाई का परचम लहराया और झारखंड में सेकंड टॉपर का दर्जा हासिल किया है। हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनका नाम पहले आपको बता देते हैं, वत्सल जैन उनका नाम है। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां रही, क्योंकि कोरोना काल में तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, तो उसके बावजूद भी इन्होंने जेईई मेंस में झारखंड में सेकंड कह सकते दूसरा पायदान एक हासिल किया और रैंक की बात कर लेते तो अच्छा खासा रैंक भी इन्हें प्राप्त हुआ है। हम सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वत्सल ये बताइए क्या कुछ तैयारियां रही थी आपको इस बार को लेकर, क्योंकि पेंडेमिक में तमाम लोग कह सकते हैं पढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तैयारियां कहाँ कैसी थी? तैयारी मतलब मेरे लिए भी बहुत मतलब ऑब्वियसली सबके लिए नई चीज़ें थी कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग की आदत हो रखी है सबको इतने सालों से, अचानक से ऑनलाइन कोचिंग में जाना मतलब बहुत ही मुश्किल बात थी। मतलब अपने आप को मतलब ज़्यादा एफर्ट लगा के ऑर्गेनाइज करना पड़ता था कि नहीं यार अब तुमको देखने के लिए कोई टीचर्स नहीं है तुम्हारे सामने, तुमको खुद से ही सारी चीज़ें करनी है। मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता था, लेकिन इवेंचुअली जैसे 2-3 महीने बीत गए तो एक आदत सी बन गई इस तरह पढ़ने की और फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बिल्डअप कर गई। अगर सपोर्ट की बात करें तो फैमिली में सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट मिला, क्योंकि एक अच्छे रैंक हासिल करना और झारखंड में सेकंड टॉपर का खिताब जीतना, ये कहाँ से प्रेरणा मिली? ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा है कि तुम में पोटेंशियल है, तुम चीज़ें अचीव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब तुम्हें बस इतना रखना है कि एग्जाम सेंटर से तुम निकलो तो तुम्हें अफसोस नहीं हो कि तुम इससे और ज़्यादा बेटर कर सकते थे। बस अपना बेस्ट देते जाओ और उसके बाद जो भी आएगा सब अच्छा है। एक और सवाल है, जब डेट आपको पता चला कि एग्जाम का डेट आ गया है, कोरोना के बाद इस डेट को लॉन्च किया गया और एग्जाम भी हुआ तो कोरोना के गाइडलाइन के साथ हुआ, तो क्या इसकी तैयारियां कब से करने लगे आप? 2 महीने हो गए, 4 महीने, कब से ये तैयारियां कर रहे थे? तैयारियों मैंने क्लास 11th में जैसे ही आया मुझे यही था कि मुझे IIT में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होना है। मतलब मैंने ये कभी नहीं किया कि यार मतलब इस लड़के को मुझे बीट करना है या मेरे नंबर इससे ज़्यादा आ जाए। मैंने बस हमेशा यही सोचा है अपने मन में कि जो मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करता है उसकी रैंक मेरे से बेटर ज़रूर आए। जो मुझसे मतलब ऐसा नहीं हो कि जो कम डिज़र्विंग हो उसे किसी ज़्यादा डिज़र्विंग लड़के से ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाए, ऐसा मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी मतलब बहुत सपोर्ट मिला है सबका, टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाई बहनों का बहुत सपोर्ट मिला है। आगे की कुछ तैयारियां हैं, आगे कहाँ तक जाना है और कौन से इंस्टीट्यूट को आपने सेलेक्ट किया है? मतलब जैसे अभी जेईई एडवांस होगा जिससे टॉप IITs में एडमिशन मिलता है, तो मुझे मन है कि मतलब मेरी रैंक ऐसी आए कि मैं जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहता हूँ वो मुझे टॉप के IITs में मिल जाए। उसके लिए बहुत अच्छी रैंक की ज़रूरत होती है, इसलिए आने वाले 3-4 महीनों में मेरी यही कोशिश होगी कि मैं मतलब पूरी कोशिश करूँ और उसके बाद अगर वो मुझे नहीं भी मिल पाती है तो एटलीस्ट मुझे ये रहेगा कि मैंने अपने पूरे एफर्ट दिए हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीका से जो भी लोग तैयारी करते हैं और कोई असफल भी रह जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट आप? वही बात है कि मतलब बहुत बार होता है कि कई बच्चे ट्राई करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फेलियर से मतलब सबको एक न एक बार परिचित होना पड़ता है। लेकिन मतलब ट्राई पूरा करना चाहिए और अगर आपने ट्राई पूरा किया है तो फिर ऐसे कोई बात नहीं है कि आप फेल हो गए। मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट बस एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है,
मतलब आप मतलब सही मायने में सक्सेसफुल तभी होता है जब आप कोशिश पूरी करते हैं। जी बिल्कुल, देखा आपने जिस तरीका से उन्होंने अपनी सफलताओं के बारे में बताया कि किसके पीछे इनके पेरेंट्स का हाथ था और इनकी कड़ी मेहनत थी, तो ये साफ दर्शाता है कि अगर मेहनत करेंगे तो रंग जरूर लाएगा। राजधानी रांची से हम जुड़े थे वीआईपी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आशीष के साथ संवाददाता शुभम। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।